नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज मैं मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और जो 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक शासन करता रहा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 320 वर्षों के इतिहास में कुल मिलाकर के 5 राजवंशों ने शासन किया। जैसे सबसे पहले ममलूक राजवंश 1206 से लेकर के 90 तक, दूसरा है खलजी राजवंश, वह आपका 1290 से 1320, फिर है तुगलक राजवंश, वह आपका 1320 से लेकर के आपका 1412, उसके बाद है सैयद राजवंश 1414 से 1451 और अंत में लोधी राजवंश आता है, वह 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक, जब तक कि पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता है। तो यहां पर मुख्य रूप से जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। तो यह समझ लें कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। 1206 से लेकर के 1290 तक इसका शासन रहा। इन्होंने जिस राजवंश की स्थापना की उसे अनेक नामों से जाना जाता है। कोई इसे इलवारी तुर्क कहता है, कोई इसे आदि तुर्क कहता है, कोई इसे गुलाम वंश कहता है, कोई इसे दास वंश कहता है। लेकिन इतिहासकार एबीएम हबीबुल्लाह के द्वारा जो शब्द दिया गया है ममलूक राजवंश, यही इस राजवंश का सही नाम है। उन्होंने ममलूक शब्द अरब के इतिहास से उठाया था, जिसका शाब्दिक, अरब के इतिहास नहीं, अरबी भाषा से उठाया था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता के उत्पन्न संतान, जिन्होंने किसी कारण से दासता को स्वीकार किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आखिर इस राजवंश का सही नाम क्या है, तो आपका जवाब आएगा ममलूक राजवंश। जैसे हड़प्पा सभ्यता के नामकरण में आप देखेंगे कि सरस्वती नदी घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कई नामों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उसका सही नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक उसी तरह से दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक राजवंश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि इस राजवंश का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सही नाम क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा वह है ममलूक राजवंश, जो इतिहासकार हबीबुल्लाह के द्वारा प्रदान किया गया है। तो यहां पर मुख्य रूप से वह ऐबक के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जैसे अगर ऐबक शब्द के शाब्दिक अर्थ पे अगर जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। हालांकि अगर मिनहाज उस सिराज की अगर हम बात करें, जिन्होंने तबकाते नासिरी नामक एक रचना को लिखा था, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है टूटी हुई उंगली वाला। ऐसे उसकी उंगली टूटी हुई थी, यह बात सही है कि ऐबक की उंगली टूटी हुई थी, उन्होंने इसका अर्थ यह बताया, लेकिन आमतौर पर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर हम बात करें तो बचपन में ही उसे जो है वह निसापुर जो है वह फारस में है। निसापुर जो है फारस में। निसापुर के जो काजी थे फखरुद्दीन अजीज कुफी, उनके द्वारा खरीदा गया था और उस सूफी को या उस व्यक्ति को वह व्यक्ति काफी ही पवित्र जीवन जीने वाला था। मतलब उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता को ध्यान में रखते हुए उसे अबू हनीफा द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। तो यहां पर यह जीके के हिसाब से महत्वपूर्ण है कि फखरुद्दीन अजीज कुफी को किस नाम से जाना जाता था, तो याद बताएंगे अबू हनीफ द्वितीय के नाम से भी वह जाना जाता था। तो इस तरह से उन्होंने पालन पोषण किया और उन्होंने उसे कुरान की पूरी तरह से शिक्षा दी। बचपन में ही ऐबक ने कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया था, इसलिए उसे कुरान खावा के नाम से भी जाना लगा। मतलब कुरान को पूरी तरह से कंठस्थ करने वाला, और इस तरह से उसका जीवन शुरू हुआ। तो इस धार्मिक व्यक्ति के मरने के पश्चात उसके बच्चों ने ऐबक को गजनी के दास बाजार में बेच दिया, जिसे गोरी के द्वारा खरीदा गया, और इस तरह से गोरी के अधीन रहकर उसके जीवन के उत्थान की शुरुआत होती है। अगर पूरे ऐबक के राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर डालेंगे कि किस तरह से उसका होता है, तो पहला है 1192 ईस्वी से लेकर के 1206, जब उसने गोरी के सहायक के तौर पे काम किया। 1206 से लेकर के 1208, जब उसने गोरी के प्रतिनिधि के तौर पे भारत में शासन किया, और 1208 से लेकर के 1210, जब उसने स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में भारत में जो है वह शासन किया। तो अगर सबसे प्रारंभिक दौर की हम बात करें, 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी की बात करें,
तो इस दौरान आप पाएंगे कि ऐबक ने गोरी को कई महत्वपूर्ण अभियानों में समर्थन दिया, सहायता प्रदान की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका होता है वह है 1192 ईस्वी का तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें सफलता मिलती है मोहम्मद गोरी को और इस तरह से भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। 1194 ईस्वी में चंदावर की लड़ाई होती है, जो कन्नौज के शासक जयचंद के साथ लड़ी गई थी। उस लड़ाई में भी इन्हें सफलता मिलती है। 1197 ईस्वी में ऐबक ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर कार्रवाई की और इस तरह से उस क्षेत्र में लूटपाट किया। 1202 ईस्वी में परमार्दी देव, जो वहां के शासक थे, माफ करेंगे, यहां जो अल्लाह और उदल जिनके महत्वपूर्ण सेनापति हुआ करते थे, उन्होंने परमार्दी देव पर चढ़ाई की और उन्हें भी पराजित किया और इस तरह से गोरी को अनेक अभियानों में सहायता दी और गोरी के नाम पर भी कई अभियान किए। तो जब 1206 ईस्वी में गोरी खोखरों के विरुद्ध अभियान करके वापस लौट रहा था, तो उसने अपने भारतीय साम्राज्य का वली अहद, मतलब उत्तराधिकारी जो है, वह गोरी को नियुक्त किया था और माना जाता है कि मार्च 1206 ईस्वी में ही धम्माक नामक स्थान पर खोखरों के द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी गई। तो धम्माक जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि कहां पे स्थित है, तो वह सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का इलाका है धम्माक, जहां पर उसकी हत्या की गई। यह आप याद रखेंगे कि जीके के हिसाब से भी, जीके जीएस के हिसाब से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण जो है वह साबित हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सवाल यहां पर यह है कि उत्तर पश्चिम सीमांत पर रहने वाली युद्ध प्रिय जनजाति कौन थी? तो आप याद जो रहेंगे, इसका जवाब देंगे खोखर। खोखर जो है उत्तर पश्चिम सीमांत पर रहने वाली युद्ध प्रिय जनजाति थी। तो 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या हो जाती है। गोरी को कोई भी बेटा नहीं था, तो ऐसी स्थिति में उसने कहा था कि मेरे दास ही जो है वह मेरे राजवंश को आगे बढ़ाएंगे। तो 25 जून 1206 ईस्वी को इसका राज्याभिषेक होता है। लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा था तो उसे दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी, यानी गोरी ने उसे अपनी दास्ता से मुक्ति पत्र जो है प्रदान नहीं किया था। इसी कारण उसने मलिक और सिपाहसालार जैसे की उपाधियों से ही अपना काम चलाया। सुल्तान की उसने कोई उपाधि जो है वह धारण नहीं की। तो 1206 से 1208 के बीच में वह इस रूप में काम करता है और इसी दौरान उसने गोरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद के पास अपना प्रतिनिधि भेजा ताकि उसे दास्ता से मुक्ति प्रदान किया जा सके। तो अगर गोरी के पास ऐबक ने जिस प्रतिनिधि को भेजा था उसका जो नाम था वह था निजामुद्दीन अहमद। याद रखेंगे कि ऐबक ने जिस प्रतिनिधि को भेजा था गयासुद्दीन महमूद के पास, उसका नाम था निजामुद्दीन अहमद और वह कहां मिला था? तो वह फिरोज कोह नामक जगह पर मिला था। अगर परीक्षा में ज्यादा टेढ़ा सवाल पूछा जाए, जो कहते हैं ना कि परीक्षक ने आपको उंगली करना आरंभ कर दिया है, या एकदम ऐसे सवाल पूछ रहे जिसका था पता नहीं है, तो वह उस दौर के लिए ये सब सवाल हैं कि किसे भेजा था? तो निजामुद्दीन अहमद को। वह कहां पर मिला था? तो याद रखेंगे कि फिरोज को। तो उधर से गयासुद्दीन महमूद के द्वारा भी जवाब दिया गया और उसने हसन निजामी के हाथों अपना पत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुंचाया और उसे दास्ता से मुक्ति प्रदान की। यानी गयासुद्दीन महमूद ने किस प्रतिनिधि को भेजा? तो वह था हसन निजामी। याद रखिएगा किसे भेजा? तो हसन निजामी को। ऐबक ने किसे भेजा? तो निजामुद्दीन अहमद को। गयासुद्दीन महमूद ने किसे भेजा? तो हसन निजामी को। और इस तरह से मुक्ति जो है वह उसने पाया। 1208 ईस्वी में उसने गजनी पर चढ़ाई भी की, क्योंकि यल्दौज ने गजनी पर कब्जा कर लिया था और उस दौरान पराजय के बावजूद, यल्दौज के पराजय के बावजूद ऐबक उस पर लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर सका कि उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वह रंगरेलियों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण गजनी की जनता ने विद्रोह कर दिया और पुनः यल्दौज ने उस पर कब्जा कर लिया। हालांकि उस दौरान वापस भी आया। तो 1208 ईस्वी में वह उसने भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। उसने दिल्ली के बजाय लाहौर को अपनी राजधानी बनाई। वह इसलिए क्योंकि वह अपने भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा जो है वह कर सके। इस दौरान आप देखेंगे कि राजपूत राजवंशों और फिर बंगाल के जो मामले हैं, उस मामले में भी कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन अंततः राजपूत राजवंशों को भी पराजित किया
और उसने बंगाल को भी अपने अधीन किया। हालांकि उसके मरने के साथ ही ये तमाम इलाके फिर से विद्रोह करने लगे थे, जिसका समापन इल्तुतमिश के द्वारा जो है वह किया जाता है। तो ऐबक की अगर हम बात करें तो ऐबक कई नामों से जाना जाता है। पहले भी मैंने बता दिया, चंद्रमा का स्वामी, फिर कुरान खावा, इसके अलावा लखता और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। लखता और लाख बख्श इन दोनों का अर्थ एक ही है, लाखों का दान करने वाला। इसके अलावा इसे पील बख्श के नाम से भी जाना जाता है। पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान करने वाला। ये सब सवाल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण जो है वह साबित होंगे। इसके अलावा इसने अपने दरबार में विद्वानों को संरक्षण भी प्रदान किया, जिनका जो नाम था वह था फक्रे मुदब्बिर और दूसरा जो नाम था वह था हसन निजामी। ये काफी ही दो महत्वपूर्ण नाम थे। इसके अलावा उसने कई कलाकृतियों का भी निर्माण करवाया। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया और साथ ही साथ अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा नाम क्यों पड़ा, इस पर काफी कुछ विवाद है, इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन याद रखेंगे कि 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि वह कोई मंदिर है या कोई झोपड़ा है, बल्कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वह एक मस्जिद है। इस तरह से इसका जो है निर्माण कराया। इसके अलावा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण आरंभ करवाया, लेकिन वह उसे पूरा जो है नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय तक एक ही मंजिल का निर्माण जो है वह हो पाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय, जो कि एक पोलो के समान गेम है, खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण ऐबक के सिर में चोट लगी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह से 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु होती है। हालांकि उसकी मृत्यु के पश्चात कुछ विवाद उठते हैं आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में, लेकिन अंततः सफलता इल्तुतमिश को मिलती है और इस तरह से इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना गया। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, तो आपका जवाब आएगा ऐबक। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आपका जो जवाब आएगा वह है क्या, तो इल्तुतमिश। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐबक से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी, वो तमाम चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इससे बाहर सवाल आने की गुंजाइश नहीं है। हां, एक चीज मैंने छोड़ा है कि ऐबक के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने क्या कहा, उसके समकालीन इतिहासकारों के साथ साथ अभी वर्तमान के इतिहासकारों ने क्या कहा है, उसके बारे में एक दिन अलग से जानकारियां दे दी जाएगी कि वह कौन कौन से इतिहासकारों ने ऐबक के बारे में क्या कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।